हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने विकास दिव्य कीर्ति यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। और ये सर की एक वीडियो है, अल्टीमेट रियलिटी इन मेटाफिजिक्स बाय डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। तो इस सर की वीडियो पर हम पहले सर की वीडियो काफ़ी बड़ी है, 1.25 घंटे की वीडियो है, तो हम इसमें पार्ट्स पे रिएक्शन बना रहे हैं। तो अभी हम इसके 2 पार्ट्स पे रिएक्शन बना चुके हैं। आज हम उसका आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि सर आगे जो अंतिम सत्य क्या है अकॉर्डिंग टू फिलोसफी, तो उसमें सर बता रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सर के यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। कि अंतिम सत्ता जो है वो कैसी है, और कैसी है का मतलब क्या हुआ। आप अंतिम सत्ता के बारे में एक ऑप्शन ये मान सकते हैं, स्पेशली अगर आप मोनिस्ट हैं, अगर आप एकवादी हैं, अच्छा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो जड़ है या चेतन है। इनमें से एक ही मान सकते हैं। एक बात है जो तो एक ही मानेगा। एक तरीका है कि आप मान लें कि अंतिम सत्ता मैटर की है, यानी जड़ पदार्थ की है, चेतना की नहीं है। अच्छा। लेकिन आप समझ रहे हैं कितना संकट आपके सामने आने वाला है। आपको साबित करना पड़ेगा कि लोहे और लकड़ी से विचार कैसे पैदा हुआ। अगर एक बात को मानते हैं तो, क्योंकि आप चेतना की सत्ता नहीं मान रहे, मैटर मान रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ अपने आप में। आप समझ पा रहे हैं? ये तो नहीं लग रहा कि गलत विषय में घुस गए। वही ज़्यादा अच्छा था गाने वाने सुनना, मतलब वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जिंदगी को एक पक्ष में नहीं रहना चाहिए, हर पक्ष का मजा है। एक कवि हुए रघुवीर सहाय, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में, इतना बढ़िया लिख के गए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कही। क्या बात है। ये छोड़ना कि केवल गाने सुनेंगे या केवल फिलोसफी पढ़ेंगे। दिन में फिलोसफी, शाम को गाना सुनिए, क्या दिक्कत है। मजा डाइवर्सिटी में, क्यों एक रास्ते पर चलना है, हर रास्ते पे चलेगी। खैर, एक तरीका यह है कि हम मान लें कि अंतिम सत्ता जो है वो भौतिक वस्तु की है, जड़ पदार्थ की है। चैलेंज ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि जड़ पदार्थ से चेतना यानी कि विचार यानी कि भावनाएं कैसे पैदा हो। यह आसान नहीं है, नानी मर जाती है साबित करने में वैज्ञानिकों की, बहुत मुश्किल काम है। आज तक के सारे वैज्ञानिक मिलके भी ये साबित नहीं कर पाए। मतलब हम सैद्धांतिक रूप से मान लेते हैं कि मैटर से लाइफ पैदा हुई होगी, अगर हम डार्विन को फॉलो करें। हालांकि डार्विन ने भी इसमें एक पेज लगा दिया, लेकिन आज तक किसी लेबोरेटरी में ऐसा हो नहीं पाया कि अब भौतिक वस्तुओं से जीवन पैदा करके दिखा दें। आज तक नहीं हुआ है। कोशिश चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। कहानियां हैं, हाइपोथेसिस बहुत सारी हैं, धारणाएं बहुत सारी हैं, पर एक भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस अब तक हुआ नहीं है। तो भौतिक पदार्थों से जीवन और जीवन के साथ चेतना, कॉन्शियसनेस, इसे कैसे पैदा करेंगे, ये सवाल तो आ जाएगा उसके बाद। दूसरा तरीका ये आप कहें कि नहीं भाई, अंतिम सत्ता एक ही है और वो है कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ चेतना को मानते हैं। चेतना ही अंतिम सत्य है। विचार, भावना, चिंतन, मनन, संकल्प, जिसको हम आत्मा कहते हैं या आजकल की भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क से निकलने वाले विचार कहते हैं, वो अंतिम सत्ता है। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए, लेकिन तब आपको ये बताना पड़ेगा कि विचार से लोहा कैसे पैदा हुआ। दम है तो करके देख लीजिए। मन में सोचिए लोहे का विचार, लोहा सामने आ जाए तो मान लेंगे कि विचार से लोहा पैदा हो जाता है। और अगर लोहा सामने नहीं आ रहा है क्योंकि विचार करने से तो लोहे का विचार ही आता है, तो लोहा तो नहीं आ रहा। तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, कॉन्शियसनेस को मानते हैं अंतिम सत्ता, उनके सामने संकट है कि कैसे कॉन्शियसनेस से मैटर को साबित करें। ये भी एक बात परहेज मानते हैं। और कॉन्शियसनेस मानने वाले आमतौर पे मानते हैं कि जो अंतिम सत्ता है वो ईश्वर की है, वही परम कॉन्शियसनेस है, उसी से जगत का निर्माण हुआ है। जो पहले वाले हैं आमतौर पे ईश्वर को नहीं मानते, वो इस जगत को अंतिम सत्ता मान लेते हैं, जैसे चारवाक हो गए। तीसरे कुछ लोग हैं और गहराई में चले जाते हैं, कहते हैं कि ना ये है ना वो है। अच्छा। जो अंतिम सत्ता है वो इन दोनों से न्यूट्रल है। अच्छा, ना मैटर ना कॉन्शियस है। ओके। अंतिम सत्ता तो है, पर इन दोनों में से कोई नहीं है। पर ना जड़ की है ना चेतना की है,
इन दोनों से न्यूट्रल है। समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष रूप से, शायद आपने नाम सुना होगा, स्पिनोजा नाम के एक व्यक्ति को मेरे दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने ये बात कही। और बाकी फिर कुछ लोग जब बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं यार, हम तो ना ड्यूअलिज्म को ही मान लेते हैं, और ड्यूअलिज्म का मतलब है कि सत्ता जड़ की भी है और चेतना की भी है, हम क्यों इस झगड़े में पड़े, छोड़ो ना। लेकिन ड्यूअलिज्म से भी समाधान नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल है। पश्चिम में एक दार्शनिक बेचारा लहूलुहान हो गया उसे साबित करने के चक्कर में, उसका नाम डेकार्ट है, आपने शायद सुना होगा। उसने कहा कि एक शरीर है हमारा, एक हमारी आत्मा है। वो बहुत प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये जो विचार है, इसकी पूरी कहानी क्या है, वो रिसर्च कर रहा है। और फिलोसफी की रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं होती है, वो किसी जंगल में अलग से कोने में बैठ के हो जाती है, क्योंकि सोच के करना होता है। उसने कहा कि मैं दुनिया की हर बात पे डाउट करूंगा, संदेह करूंगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डाउट। वो हर बात पे डाउट करते हैं। लोगों ने कहा धर्म में, उसने कहा बेकार की बात नहीं मानेंगे, जब तक मेरे हर प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं मानूंगा। खूब डाउट किया, हर चीज पे डाउट किया, आसपास ये दिख रही है इन पे भी डाउट किया कि सच में है कि नहीं है। अंत में उसके मन में एक सवाल आया कि मैं हर चीज पे संशय कर रहा हूं, हर चीज पे डाउट कर रहा हूं, पर ये डाउट कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। अगर मैं हर चीज पे डाउट कर रहा हूं तो कम से कम एक बात तय है कि कोई डाउट करने वाला तो है। तो डाउट करने के प्रोसेस में कम से कम एक को मानना पड़ेगा जो डाउट कर रहा है। अभी आप लोग कितने खुश हो रहे हैं, हाँ कितना अच्छा निष्कर्ष है, एकदम दो कौड़ी का निष्कर्ष निकला। बाद में पता लगा एकदम बकवास बात है, लेकिन उस समय लोग बड़े दीवाने हो गए इस बात के, बड़े दीवाने हो गए कि डाउट के प्रोसेस में एक चीज पे डाउट नहीं कर सकते, और वो ये कि कोई डाउट कर रहा है। तो डाउट कौन कर रहा है? आई थिंक का मतलब आई डाउट बेसिकली है, आई डाउट देयरफॉर आई एम, बेसिकली ये है। तो डाउट कौन कर रहा है? मेरा हाथ तो नहीं कर रहा, मेरा पैर तो नहीं कर रहा, नाक तो नहीं कर रही, माथा तो नहीं कर रहा। तो डाउट करने वाला कोई चेतन हो सकता है। वो डाउट हो ही रहा है, इसका मतलब मेरे भीतर कोई चेतना तो है ही। और ये कहानी सुना सुना के उसने साबित किया कि आत्मा होती है। इससे साबित हुआ कुछ नहीं, पर उसने कोशिश की, उसने अपनी तरफ से साबित करने का प्रयास किया कि आत्मा होती है। अब उसके सामने बड़ी दुविधा आ गई। उससे कहा कि आत्मा कॉन्शियस है, और ये शरीर क्या है? ये भी तो आप ही हैं। हम ऐसा ना बोलते हैं कि मेरा शरीर चल रहा है, आप बोलते हैं मैं चल रहा हूँ, उसको भी तो मैं ही बोल रहा हूँ भाई। और जब दुख होता है, चेतना होता है, तब आप क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा हूँ। तो सोचने वाला भी मैं, चलने वाला भी मैं, जबकि सोचने वाला मैं चेतन है, चलने वाला मैं भौतिक है, शरीर है। अब उसके सामने बड़ा क्राइसिस है। उसने मान लिया कि शरीर एकदम अलग चीज है, चेतना एकदम अलग चीज है, आत्मा एकदम अलग चीज है। अब उसको ये समझाना है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा मूड खराब होने से मेरा शरीर निष्क्रिय होने लगता है। सबके साथ होता है। अगर आपका मन ठीक ना हो तो बॉडी भी काम नहीं करती, और बॉडी को चोट लग जाए तो मन भी परेशान रहता है, दुख होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। अगर ये दोनों एकदम अलग अलग हैं तो इनमें आपस में बात कैसे होती है? मन के तनाव का असर शरीर पे कैसे होता है, और शरीर की समस्या का असर मन पे कैसे होता है? और दर्शन की बहुत बड़ी समस्या जो डेकार्ट के सामने आई, अगर भौतिक वस्तु और चेतना एकदम भिन्न भिन्न है तो आप इनके बीच में इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। और उसके विचार का नाम ही क्या है? इंटरेक्शनिज्म। जो कर करके थक गया पर साबित कुछ कर नहीं पाया। कैसे साबित? आप कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक लोहा रखा है, इधर एक विचार है। लोहा विचार से कुछ कहना चाहता है, किसी भी तरह से कह के देख ले कैसे कहेगा। और फिर विचार चाहता है कि मैं लोहे को कुछ कहूं, कैसे कहेगा? उस विचार ने कितनी कल्पनाएं की। उसने कहा खोपड़ी के अंदर एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड की आधार पर इंटरेक्शन होता है। तो लोगों ने मुस्कुरा के सवाल पूछा कि पीनियल ग्लैंड क्या है, भौतिक या चेतन? अगर ये भौतिक है तो ये चेतन है तो विचार हो गया, और समस्या वहीं की वहीं है। बड़ा लहूलुहान हो गया बेचारा, कुछ साबित नहीं कर पाया।
मतलब उस समय के लोगों ने खूब तारीफ की, वाह वाह क्या सोचा है, लेकिन बाद के लोगों ने क्या सोचते हो यार तुम, क्या इसमें तुमने ऐसा सोचा, इतना क्राइसिस है। और इस क्राइसिस में कुछ लोग देखिए जिद्दी लोग हैं, रात दिन पढ़ते हैं, इनको इतना मन करता है पढ़ने लिखने का, इतना सोचते हैं रात दिन, इसलिए जो सच्चा दार्शनिक है उसका परिवार ठीक नहीं चलता है, वो दिन भर सोचता ही रहता है। उसी घर में लोग जाते हैं खाना लेके, वो देखता रहता है क्या है ये, सच में है कि भौतिक है कि चेतन है कि क्या है, वो बेचारा उस लेवल पे आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे महान कलाकार, महान साहित्यकार, महान दार्शनिक, महान गणतज्ञ अकेले ही होते हैं। आजकल तो महान राजनेता भी, लेकिन पहले ये सब लोग अकेले ही चलते थे, परिवार के साथ सजता नहीं है। तो क्योंकि जो आदमी लगातार इसमें घुसा रहेगा उससे कौन संवाद कर पाएगा। तो जो लोग मानते हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, इनको बोलते हैं, इनके विचार को बोलते हैं मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं भौतिकवाद या जड़वाद। इन दोनों का एक ही मतलब है, मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद या जड़वाद। इनके सामने क्राइसिस केवल ये है कि कैसे भौतिक पदार्थ से चेतना को एक्सप्लेन करें। हम करेंगे इसको एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि इन सब का नाम आपको समझा दूं, कौन कौन चिंता के थोड़ा सा नाम बता दूं, फिर एक एक करके उठाएंगे उनका, क्योंकि भौतिकवाद में फिर इवोल्यूशनिज्म भी आएगा, डार्विन भी आ जाएगा, क्वांटम थियरी तक आएंगे, आइंस्टीन कहाँ, फिर अभी तो क्वांटम थियरी ने तो हद कर दी है। क्वांटम का मतलब होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जो फिजिक्स है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कह दीजिए। अच्छा, जब फिजिक्स शुरू हुई, जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पश्चिम की बात अगर हम करें, भारत में तो बहुत पहले की साइंस है, उसके बाद तो ऐसे हमें नए रिसर्च कम देखे। यूरोप में रेनेसा के बाद से साइंस का डेवलपमेंट हुआ, 15-16 सेंचुरी से हमें साइंस दिखनी शुरू होती है, जब कोपरनिकस, गैलीलियो ये सब लोग हुए। ये सब खूब पिटे धर्म के हाथों, खूब इनकी पिटाई हुई, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल दिए जो बाइबल के खिलाफ थे। जैसे बाइबल में माना गया कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य आसपास घूमता है। ऐसा माना गया, इसको बोलते हैं कि जो धारणा है वो जियोसेंट्रिक धारणा बाइबल के अंदर है कि केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास। इसको बोलते हैं कि हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट उसने दिया कि सूर्य केंद्र में है, बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इस बात पे क्या क्या नहीं, उसको इतनी पिटाई हुई इस बात पर कि तुम बाइबल की बात को झूठा साबित कर रहे हो। उससे मैं क्या करूं, मतलब साबित यही हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। खूब उसकी भर्त्सना हुई, खूब मार पिटाई हुई, लेकिन बाद में साबित हुआ कि कोपरनिकस ही सही था। गैलीलियो ने कुछ ऐसी बातें कही, उसकी खूब ठीक से पिटाई हुई, और गैलीलियो से कहा कि माफी मांग लो चुपचाप, जिंदा रहना है। तो फिर से माफी मांग भी ली, पर माफी उसने इतनी रोचक मांगी, कभी पढ़िए नेट पे जाके गैलीलियो की माफी सर्च कीजिए, उसने माफी ऐसी लैंग्वेज में मांगी। उसने कहा मैंने जो रिसर्च की पूरी ईमानदारी से की, जो निष्कर्ष निकले पूरी ईमानदारी से निकाले, और मुझे लगता है निष्कर्ष सही है, लेकिन फिर भी किसी को खराब लगता है मैं माफी मांगता हूँ। उसने माफी इस लैंग्वेज में मांगी, और उसके मरने के 500 साल के बाद चर्च ने उसको माफ किया। जबकि ये अपने अपने सवाल है कौन किसको माफ करेगा, लेकिन उसको माफ किया गया 500 साल के बाद। अभी 15-20-25 साल पहले के बाद उसको माफ किया गया है। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक को तो वही खतरे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा सच बात तो कईयों को मिर्च लगती है, सीधी सी बात है। जब ये साइंस का रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 17वीं सेंचुरी में न्यूटन आ गया। न्यूटन एक बड़ा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुआ, ग्रेविटी और जो उसके नियम है वो सब आए। हम मानते हैं कि न्यूटन से फिजिक्स एक तेज रास्ते पर आगे बढ़ी। न्यूटन ने जो बातें कही उनमें से कुछ बातों को आइंस्टीन खारिज कर देते हैं। आइंस्टीन रिलेटिविटी की बात करें, जबकि उसके पहले साइंस में ये मानते हैं कि चीजें एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम फिक्स हैं। आइंस्टीन कहेंगे ना, चीजें रिलेटिव हैं, और पहली बार साइंस में सब्जेक्टिविटी आने की संभावना बनने लगती है। पर आइंस्टीन भी इस बात को नहीं मान रहे आगे चलकर। जब क्वांटम की बात है, उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ के लगता है कि जैसे भगवान पासे फेंक रहा हो। गॉड डज नॉट प्ले डाइसेस, गॉड डज नॉट थ्रो डाइसेस, नो। इसका मतलब हम ही कम समझ पा रहे हैं, कुछ हिडन वेरिएबल्स हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वक्त तो वक्त है भाई। 1955 के आसपास आइंस्टीन की मृत्यु हुई है। उनके जीते जी कुछ प्रयोग ऐसे हो गए थे जो उनको खारिज कर रहे थे, और अब वो साबित हो गए गलत थे। क्वांटम फिजिक्स में जो नई धारणा आ रही है वो ना हिला के रख देगी सबको।
कुछ लोग ये मानने लग गए हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने साबित कर दिया कि अद्वैत वेदांत ठीक है। अच्छा। ये भी एक व्याख्या है। ऐसा कुछ साबित हुआ कि नहीं हुआ, समय की बात। क्या प्रयोग है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्रयोग समझिए। एक प्रयोग है, बड़ा प्रसिद्ध है, अगर आपको साइंस में रुचि हो। मुझे साइंस में रुचि बहुत ज्यादा है, मुझे साइंस उतनी आती नहीं है, तो मैं अपने काम भर तरीके से कोशिश करता हूँ समझने की, क्योंकि जो स्कूल में साइंस पढ़ने का समय तब मैंने पढ़े नहीं। अब मैं मेहनत कर करके सीखता हूँ कुछ कुछ, तो जितना समझ में आता है उससे कोशिश करता हूँ समझने की। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिसर्च कीजिए नेट पे, बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है, और ये मतलब पिछले 50-100 साल में लगातार इसके प्रयोग चल रहे हैं। प्रयोग ये है कि हम एक किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को एक रास्ते से भेजेंगे और पैटर्न देखेंगे। अच्छा। और कंसेप्ट ये है कि अगर वो वेव है तो सामने की दीवार पे पैटर्न अलग तरीके से बनेगा। अच्छा। पार्टिकल है तो अलग तरीके से बनेगा। अच्छा। मोटी सी बात, पार्टिकल है तो आप समझ के चलिए कि अगर 2 खिड़कियां हैं तो 2 धाराएं बन जाएंगी। वेव है तो वेव क्योंकि टकराएगी आपस में, तो वो 2 से ज्यादा धाराएं बन जाएंगी सामने की दीवार पर। ये बेसिक सा प्रयोग इस तरह का, नेट पे हजारों वीडियो इसके बारे में है। स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो खूब प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एटम का कंसेप्ट आया। 19वीं शताब्दी के एकदम अंत में 1897 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई, और इन सब की स्टडी को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। मजे की बात है कि एटम के ऊपर की जो दुनिया चल रही थी, क्वांटम फिजिक्स में आके सारी धारणाएं चेंज हो गई। मतलब कैसे? एकदम हिल गया है, पूरी फिजिक्स हिली हुई है इस समय। अच्छा। इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं आजकल। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है? एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि जब हमने उसमें कुछ प्रयोग किए, प्रकाश को जब भेज के देखा, आइंस्टीन ने पहली बार कहा था कि प्रकाश एक वेव भी है और पार्टिकल भी। उससे पहले प्रकाश को वेव समझते थे, हम लहर समझते थे। आइंस्टीन ने कहा ना, वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों की तरह से बिहेव करता है, और उसको फोटोन कहा पार्टिकल के रूप में। अब जो चीज है ना, सुनेंगे तो कुर्सी पकड़ लीजिए, खिसक ना जाए कहीं, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी से आइंस्टीन हिल गए थे अपने समय में। प्रकाश को भेजा और प्रकाश वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो इनको ठीक से समझने के लिए क्या किया कि एक डिवाइस बनाई गई जो उस प्रयोग को ऑब्जर्व करेगी। अच्छा। और जैसी वो डिवाइस लगाई गई, प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल जैसा हो गया। वेव पार्टिकल। ये क्या तमाशा हो रहा है भाई? ये क्या सीन हुआ? अजीब तमाशा है। तो जैसी वो डिवाइस हटाई, वो फिर वेव जैसा हो गया। वेव जैसा कैसे हो रहा है? सामने दीवार पर जो इमेजेस बन रही हैं उससे पता लग रहा है। जैसे ही डिवाइस लगाई, फिर पार्टिकल हो गया। अच्छा। अब ये प्रयोग हजारों बार दोहराया गया, हजारों बार, और हर बार सेम रिजल्ट आया। और 2022 का नोबेल प्राइज जीतने वालों की धारणा क्या है कि जो प्रकाश है, जो फोटॉन्स हैं, देखे जाने पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लाइट का, सनलाइट का। ये पूरी भौतिक वस्तु की ऐसी की तैसी हो गई है। वरना भौतिक वस्तु को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि मैं देख रहा हूं उसको? भाई सार्त्र ने कहा, कई दार्शनिकों ने कहा कि मनुष्य को फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको लगातार देखने लगूं या आप किसी को लगातार देखेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, परेशान होने लगता है। ये इंसान में होता है, एनिमल्स में भी होता है। पर कभी ऐसा हुआ कि आप अपने पेन को लगातार देख रहे हैं और पेन हिलने लगे कि भाई मत देखो ऐसे करके? ये तो कभी नहीं हुआ आपके साथ, है ना? हालांकि सहज योग वाले और कई लोग क्लेम करते हैं कि वो आंखों से चम्मच को मोड़ देते हैं। ये क्लेम कई परंपराओं का है, पर लोग उस पर डाउट भी करते हैं। जब तक अपने सामने देखेंगे नहीं, कैसे विश्वास करें? पर क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल का हो जाता है, नहीं तो वेव का रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 3 वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिला है, गली मोहल्ले के लोग नहीं है, नोबेल प्राइज मिला है इसी साल का 2022 का, वो कह रहे हैं ये बात। और उससे खतरनाक एक बात और क्वांटम फिजिक्स ने बता दी है, जिस पर भी आइंस्टीन भड़के हुए थे। पूरा दर्शन टिका हुआ एक सिद्धांत पर, कारणता, कि हर चीज का एक कारण होता है। उस कारणता सिद्धांत को आग लगा दिया क्वांटम फिजिक्स ने। अच्छा। शायद कारणता सिद्धांत ही खारिज हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स से।
और वो क्या रिसर्च है? वो रिसर्च भी इन लोगों ने साबित की है। उसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अच्छा। एंटेंगलमेंट का मतलब दो चीजों का जुड़े होना। अब तक हम क्या सोचते हैं कि कोई भौतिक वस्तु अगर है, उसमें कोई भी चेंज तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, कोई टच होगा, बेशक हवाई टच हो, कुछ टच होगा तो चेंज होगा उसके अंदर। हम ये नहीं मानते थे कि किसी के देखने से चेंज हो जाएगा। एक तो ये साबित हुआ कि देखने से चेंज हो रहा है, और अगर देखने से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब शंकराचार्य के दर्शन में साक्षी चैतन्य की धारणा है कि ब्रह्म एक ड्रीम की तरह से जगत का ऑब्जर्वर मात्र है। पूरा जगत केवल एक ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन से ही चीजें बदल रही हैं। सांख्य दर्शन कह रहे हैं कि पुरुष यानी कि आत्मा के नजदीक होने मात्र से प्रकृति यानी भौतिक वस्तु में चेंजेस आने लगते हैं। अजीब हाल है। जिन चीजों को हम मजाक समझते थे, ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ रास्ता निकल रहा है उसका। पहली बार ऐसा हुआ ना कि किसी के ऑब्जर्व करने से भौतिक वस्तु की नेचर चेंज होने लगी, तो पहली बार सामने आया। और दूसरी व्याख्या तो और खतरनाक हो गई है। हम ये मानते हैं कि कोई बाहरी प्रभाव पड़ेगा, दबाव लगेगा तो परिवर्तन आएगा किसी वस्तु में, भौतिक वस्तु में। अब एक धारणा ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसका मतलब ये है कि सब एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी लेवल पर यह संभव है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कनेक्शन किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं और हो। कहीं और का मतलब पृथ्वी पे ही नहीं, चांद पे भी हो सकता है, सूर्य पे भी हो सकता है, किसी और आकाशगंगा में भी हो सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी हो सकता है। ये क्या रिसर्च हुई? और उसमें रोचक बात क्या है, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि यहां पर जो पार्टिकल बिहेव करेगा उसका ठीक विपरीत बिहेवियर उस पार्टिकल का वहां हो जाएगा। ये तो और सबसे खतरनाक बात, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का कोई लैप्स नहीं है। टाइम की बात हुई आगे, सेकंड के 1000वें हिस्से का भी लैप्स नहीं है। अच्छा, यहां हुआ वहां हुआ एक साथ। और आइंस्टीन और फिजिक्स ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। यहाँ पे वो चीज खारिज होती दिख रही है। प्रकाश का सिंपल भाषा में, प्रकाश की गति क्या है? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। सूर्य की किरण यहाँ पहुंची 8 मिनट के बाद। जब भी आप सूर्य को देखें तो 8 मिनट पहले का सूर्य है वो, अभी का सूर्य नहीं है। 8 मिनट पहले सूर्य ऐसा था क्योंकि वो किरण अब पहुंची हमारे पास। यानी सूर्य की किरण यहां पहुंचेगी 8 मिनट में। पर यदि दो पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर है और एक सूर्य पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 0 सेकंड्स में। और इसी पर आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, कुछ हिडन वेरिएबल्स हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इन 3 वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि एकदम सही बात है। अच्छा। और अगर ये एकदम सही बात है तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कुछ हो तो उसकी वजह इस पृथ्वी पर ना हो, कहीं और हिला हो, कुछ उधर हिला, यहाँ हिल गया। और हम कह रहे हिल क्यों रहा है, हम उसको लगा रहे हैं दो झापड़ के, हिल क्यों रहा भाई? वो बेचारा एंटेंगल्ड है किसी और आकाशगंगा से। और अगर प्रकाश की गति को भी खारिज करती हुई स्थितियां हैं, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, तो शायद निकट भविष्य में फिलॉसफी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं फिजिक्स के साथ साथ। एक अच्छा फिलोसोफर आज के ज़माने में वो है जो फिजिक्स के साथ चले, केमिस्ट्री के साथ चले, बायोलॉजी के साथ चले। डार्विन का इवोल्यूशन पढ़े बिना आप दर्शन को पढ़ नहीं सकते आज के ज़माने में। मूर्खता होगी अगर आप केवल दर्शन पढ़ के काम चलाएं, साइंस को ना पढ़ें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और आज की वीडियो जो सर ने शुरू की थी कि नेचर क्या है, तो नेचर था एक मैटर का, कॉन्शियसनेस का, न्यूट्रल रहना और ड्यूलिज्म का। क्योंकि कुछ दार्शनिक हैं जो ड्यूलिज्म को मानते हैं, वो चेतन को भी मान रहे हैं और भौतिक पदार्थ को भी मान रहे हैं। कुछ सिर्फ मैटर को मान रहे हैं, कुछ सिर्फ चेतना को मान रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि न्यूट्रल रह रहे हैं, वो ना चेतना को मान रहे हैं ना मैटर को मान रहे हैं, वो न्यूट्रल है। और जो दूसरी बात ये है कि जो सर ने अभी लास्ट का जो टॉपिक उठाया अभी क्वांटम फिजिक्स का, इसमें जो अभी 2022 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स का, 3 साइंटिस्ट को मिला है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी हैं उसमें ये बताया है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि मतलब बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे जाके कि जो प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए,
इलेक्ट्रॉन हो गए, उस लेवल पे जाके बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम अभी तक भी नहीं समझे हैं, और जिनका कनेक्शन अगर एक यहाँ पे हो तो दूसरा कनेक्शन जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर ही हो, किसी और आकाशीय गंगा में हो सकता है, किसी और गैलेक्सी पे हो सकता है। तो ये चीज़ जो है बड़ी मतलब इससे काफ़ी सर ने सही कहा, चेंजेस आ जाएंगे, फिजिक्स हिल जाएगी, फिलोसफी हिल जाएगी, क्योंकि जो आने वाली चीज़ों में जिस तरह से साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस हिसाब से जो फिलोसफी है, जो हमें फिलोसफीज दी गई हैं, इंडियन फिलोसफीज होगी या वेस्टर्न होगी, तो काफ़ी कुछ चेंज होगा। साथ के साथ फिजिक्स भी मतलब ग्राउंड लेवल से तो नहीं चेंज होगी मेरे ख्याल से, बट ये है कि फिजिक्स के बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, वो खारिज हो जाएंगी। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की खारिज होनी शुरू हुई थी उन्हीं के जीते जी रहते ही, और अभी जो जिनको नोबेल मिला 2022 में फिजिक्स का, उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरीज को खारिज करते हुए जो अपनी थ्योरीज दी हैं उसको, वो चीज़ आज की डेट में हो रही हैं। और इसी के बीच में जो शंकराचार्य का फिलोसफी थी, जो दर्शन था, उनमें अभी सर ने एक दर्शन उठाया, उनमें से एक चीज़ कही, वर्ड का उसका नाम भूल गया हूँ, तो वो चीज़ अभी सच साबित हो सकती है। तो ये था दोस्तों तीसरा पार्ट सर की इस क्लास का। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।